तो आज अपन करने वाले हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप SPM सेटेल लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपको रिवीजन इस तरीके से कराऊंगा ताकि ये आपके MCQ जो भी आए एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ अपन रेगुलर कोर्स में पूरा हर एक सेक्शन पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर। फिर भी अगर आपको उसमें किसी में डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ अपन रिवीजन करेंगे फास्ट ट्रैक तौर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास था टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा अगर मैं आपको बेसिक बता दूँ तो अपन ने डायरेक्टर्स को दो तरीके से क्लासीफाई करा था। एक था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के टू पार्ट्स होते हैं, क्या होता है MD और एक होता है होल टाइम डायरेक्टर। MD कौन होता है? इन सब में से ज़्यादा पावर्स मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होती है, आप यूँ बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा सुपीरियर होता है MD। होल टाइम डायरेक्टर वही आप अपने तरीके से समझ सकते हो। आप आर्टिकल सुबह से शाम एक ही कंपनी में काम करते हो, ऐसे होल टाइम डायरेक्टर होता है जो सुबह से शाम, जैसे कि रिलायंस में कोई होल टाइम डायरेक्टर है तो वो सुबह आएगा और शाम को जाएगा रिलायंस से। ठीक है, वो होता है होल टाइम डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर। इंडिपेंडेंट का आप सेम मीनिंग निकाल सकते हो जैसा कि आपने ऑडिटर पढ़ा था, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि उसका कंपनी के साथ कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जिसका कंपनी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, जैसे रिलायंस के केस में देखोगे तो आप आकाश अंबानी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल बताया था, वहाँ नॉन इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट के अंदर 2 और OPC है तो 1। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। अगर कंपनी चाहती है 15 से ज़्यादा अपॉइंट करना तो चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद आता है वुमेन डायरेक्टर। हर एक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है अगर वो लिस्टेड कंपनी है या फिर वो ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होगी चलेगा। ठीक है, ये लिमिट अपन देखते हैं लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लो अगर कंपनी के ड्यूरिंग द ईयर अगर ये लिमिट क्रॉस हुई तो क्या वो ड्यूरिंग द ईयर ये वुमेन डायरेक्टर को कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए अपन देखते हैं लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट डेट यानी कि 31 मार्च। नोट वैकेंट, अगर मान लो वुमेन डायरेक्टर कंपनी छोड़ के चली जाती है तो नई वुमेन डायरेक्टर कितने टाइम में आ जानी चाहिए? या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी आपकी शेड्यूल है, या फिर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। ठीक है, तब तक वो वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो फाइन लग सकता है इस पर, कंपनीज एक्ट 2013। उसके आगे अपन ने देखा था उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर कोई न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक है, और अगर वो वुमेन डायरेक्टर के कवरिंग करते हैं प्रोविज़न, ठीक है, वो यानी कि ये लिमिट को कंप्लाई करते हैं तो उनके पास 6 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद अपन ने देखा था हर एक कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करा था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 है। ठीक है, वैसे ये एक्चुअल में आप देखोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ के अंदर हो सकती है, या नॉमिनल वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू जिसके पास 20,000 से कम के हैं। और ये लोग जब डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उस डायरेक्टर का नाम होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। किन किन कंपनी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है? ऐसी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है। और वो कब अपॉइंट करेंगे? या तो वो अपनी मर्जी से चाहें तो अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर उनको नोटिस देंगे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में उसके 1/10 लोग अगर नोटिस देंगे कंपनी को अपॉइंट करने के लिए तो कंपनी अपॉइंट करेगी। ठीक है, अब सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल कंपनी की मीटिंग है तो शेयर होल्डर्स लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप तो कल ही अपॉइंट करो। ठीक है, कम से कम 14 दिन पहले तो कंपनी को मोहलत देना ही है ताकि वो
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में सोचें और डिसीजन ले सकें। क्वालिफिकेशन उसके एज पर अंडर सेक्शन 164 होनी चाहिए। सीलिंग लिमिट यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होगा वो मैक्सिमम 2 कंपनी के अंदर ही काम कर सकता है एट द सेम टाइम, और सेकंड कंपनी में जो काम करेगा अगर वो कर रहा है तो ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 2 कंपनी के अंदर काम कर सकता है। और सेकेंड कंपनी फर्स्ट कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कूलिंग पीरियड कितना है? कूलिंग पीरियड है 3 साल का। ठीक है, जिस दिन वो ऑफिस छोड़ देगा उसके 3 साल तक उसको आराम करना है, फिर वापस सेम कंपनी के अंदर काम नहीं करना है, दूसरी कंपनी के अंदर कर सकता है, चलेगा। टेन्योर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि एक बार अपॉइंट होगा तो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा, और फिर वापस से वो उसी कंपनी के अंदर एसएसडी की पोजीशन नहीं ले सकता, दूसरी पोजीशन ले सकता है, जैसे कि ऑल टाइम डायरेक्टर बन सकता है, पर वापस 3 साल बाद बनेगा। ठीक है, ऑल टाइम डायरेक्टर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो बट वापस एसएसडी नहीं बन सकता। एक बार 3 साल हो गए तो फिर 3 साल आराम करेगा, फिर 3 साल यानी कि 3 साल के लिए वो अपॉइंट होगा। उस जिस दिन उसका टर्म ख़त्म हो गया वो 3 साल तक आराम करेगा, फिर 3 साल ख़त्म हुए जिस दिन, उस दिन वो कंपनी के अंदर एसएसडी नहीं बन सकता, पर ऑल टाइम डायरेक्टर अदर डायरेक्टर की पोजीशन ले सकता है, और ये एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में, यानी कि हर एक डायरेक्टर होगा वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होगा फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कि मान लो कंपनी आज बनी तो आज के दिन तो कोई डायरेक्टर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि जिस दिन कंपनी बनी उसके अगले दिन ही मैं मीटिंग बुलाऊँ ये सब करूँ, तो इसलिए फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविज़न अलग दे रखा है। ठीक है, जो भी आर्टिकल में लिखा होगा वो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, और अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिख रखा तो जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, कंपनी अगर सब्सक्राइबर हुई तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तो कंपनी नहीं बन सकती, जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होंगे वही बन सकते हैं। ठीक है, और जो भी डायरेक्टर होंगे उनके पास जिन होना ज़रूरी है, उनको रिटर्न डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो किसी भी इस कंपनी सेट में कहीं डिस्क्वालीफाई नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है डायरेक्टर मस्ट बी इंडिविजुअल। ठीक है, कोई कंपनी किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। ठीक है, डायरेक्टर्स को अपन यहाँ 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक होंगे फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे, और एक होंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन जिस पर एप्लीकेबल होगा। इसके अपन डिटेल में देखते हैं क्या है प्रोविज़न आखिर इस बारे में। तो रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोविज़न एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी पर ही एप्लीकेबल है, और कितने लोगों पर रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेबल होगा? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्यों एक्सक्लूड कर रखा है? क्योंकि वो एकदम शुद्ध पर्सन होते हैं, यानी कि आगे जाके अपन देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा आखिर इधर माइनस क्यों करा। ठीक है, तो टोटल डायरेक्टर्स में से आईडी को माइनस कर दो उसका 2/3। ठीक है, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करना है। इसके एग्जांपल अपन ने रेगुलर क्लास के अंदर देखे थे। उसके बाद आता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स इस साल रिटायर होंगे? तो इसका आंसर आएगा 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। अपन ने देखा था रोटेशनल डायरेक्टर्स का जो अमाउंट होगा उसका 1/3 लोग इस साल रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अगर डेसिमल में आएगा तो राउंडिंग ऑफ करनी इधर नियरेस्ट नंबर। ठीक है, अब मान लो इसका एग्जांपल अपन ने देखा था, जैसे कि एग्जांपल में इधर आ रहा था रिटायरमेंट, जैसे कि 2 लोग रिटायर होंगे, तो कैसे वो रिटायर होंगे? या तो दोनों में से जिसने लॉन्गेस्ट पीरियड कंपनी में सर्व करा होगा पहले वो रिटायर होगा, दोनों ने सेम डे ज्वाइन करा होगा तो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा उनके बारे में, या फिर लॉटरी चिट निकाली जाएगी कि कौन रिटायर होगा। ठीक है, आमतौर पर पहले से एग्रीमेंट बना होता है कि कौन पहले रिटायर होगा। ठीक है, उसके बाद बता रखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, मान लो एबी का रिटायरमेंट हुआ तो क्या वापिस एबी अपॉइंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, XY नया जना भी अपॉइंट हो सकता है, या फिर कंपनी चाहे तो किसी को भी अपॉइंट नहीं करे, पर मिनिमम कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए। पब्लिक कंपनी में अपन ने देखा था 3 होने चाहिए मिनिमम डायरेक्टर्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड एज रीअपॉइंटेड। अब यहाँ दे रखा है अगर रिटायरिंग डायरेक्टर इनमें से किसी कैटेगरी में आ गया तो वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। पहला अगर डिसक्वालीफाइड हो गया एज पर एक्ट, ये अपन आगे और देखेंगे डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद नहीं मना कर दिया कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, तो वो वापस से इलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रिसोल्यूशन चाहिए। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, और इफ एट दैट मीटिंग रिसोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट हैज बीन पुट एंड लॉस्ट, मान लो उस बार
कंपनी ने मीटिंग रखी और उसके अंदर पूरा रिसोल्यूशन रखा गया और कंपनी ने चेयरपर्सन ने रिसोल्यूशन रखा और फिर वोटिंग कराई गई, पर उसको इतने वोट ही नहीं मिले और वो लॉस्ट हो गया। यानी कि सबने मना कर दिया, नहीं इस पर्सन का वापस रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होगा उसका रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर कोई, अब मान लो यहाँ पर ने देखा था, अगर कंपनी चाहे तो किसी को भी वापस अपॉइंट नहीं करे, ए बी की जगह नन, कुछ भी किसी को भी अपॉइंट नहीं करे। ठीक है, तो मान लो कंपनी इन तीनों में से कोई भी फैसला नहीं सुनाती, तीन देखे थे ए बी एक्स वाई नन, इन तीनों में से कुछ बोलती ही नहीं कंपनी कि हम ये करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो मीटिंग होगी इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ तो मीटिंग हो जाएगी एडजॉर्न, और एडजॉर्न मीटिंग जब कंडक्ट होगी वापस अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेम डे सेम टाइम, उस दिन भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो वापस से रीअपॉइंट हो जाएगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर। ये 4 डायरेक्टर स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, अगर आर्टिकल कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं ये डायरेक्टर। अदरवाइज कौन डायरेक्टर अपॉइंट करता है? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन को पढ़ना रहेगा एक एक। पहला आता है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर ऐसा नहीं कि रिटायरिंग डायरेक्टर वापिस से अपॉइंट नहीं हुआ तो उसको ही एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, पीरियड कितना रहेगा अब देख लो। वैसे तो शेयर होल्डर्स लोग ही अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, पर बीच में अगर कंपनी को लग रहा है नहीं नहीं वो डायरेक्टर होने चाहिए, हमारा काम ही नहीं चलेगा, हमें स्पेशल पर्सन चाहिए, कोई पसंद आ गया, ठीक है, तो नहीं कंपनी को लग रहा है एक और पर्सन तो होना ही चाहिए, तो कितने पीरियड के लिए वो काम करेगा? जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं होती, या फिर मान लो, या फिर अगर एजीएम एक्सटेंड हो जाती है तो जिस दिन एजीएम एक्चुअल में होनी चाहिए थी उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लो 1 अगस्त को एजीएम होनी चाहिए थी पर 1 सितंबर को एजीएम हो रही है कुछ भी कारण से, तो फिर कब माना जाएगा? 1 अगस्त ही माना जाएगा उसका एडिशनल डायरेक्टर का टाइम पीरियड। वो तब तक ही कंपनी में काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर एडिशनल डायरेक्टर को वापस से कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसको शेयर होल्डर्स लोग अप्रूव करेंगे, तभी वो डायरेक्टर बन सकता है जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, अभी किसने बनाया था डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी उसको डायरेक्टर बनाया था। ठीक है, और ये डायरेक्टर रोटेशन, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल पीरियड के लिए कंपनी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट डायरेक्टर आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, अब मान लो कहीं जो कंपनी में ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, अब वो कहीं घूमने जा रहा है, कम से कम 3 महीने तो जाने ही है आउट ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है कम से कम 3 महीने तो वो जा ही रहा है, 3 महीने से ज़्यादा जाएगा चलेगा, 3 महीने से कम आउट ऑफ इंडिया जाएगा नहीं चलेगा। ठीक है, क्या नहीं चलेगा? उसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर जा रहा है वो अपनी जगह किसी और को बिठा जाए, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको अल्टरनेट डायरेक्टर की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ठीक है, ओबियसली जो जना ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह ले रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो वो दूसरे पर्सन का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। यूँ नहीं कि एक पर्सन है वो 10 जनों का अल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है सेम कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट था तो ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, कब तक काम करेगा? जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता इंडिया, ठीक है, या फिर उसका एग्रीमेंट कर रखा है कंपनी ने तो वो चलेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट किसका होगा? ओरिजिनल डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, और ये इसकी अथॉरिटी बता रखी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? अगर कोई डायरेक्टर कि मान लो कोई डायरेक्टर था कंपनी के अंदर, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब कैजुअल वैकेंसी, अब कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वो वैकेंसी को बढ़ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब तक के लिए बढ़ सकते हैं? टेन्योर के कितना रहेगा? जो नया जना उसकी जगह लेगा उसका टाइम पीरियड रहेगा जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर काम करता। ठीक है,
अगर वो मरता नहीं तो कितने टाइम में अपनी पोजीशन खाली करता है, तो वो कैजुअल डायरेक्टर भी तब तक ही काम करेगा, उसको वापस कंपनी के अंदर और डायरेक्टरशिप की पोजीशन लेनी है, वापस आ जाएगा वो एजीएम के अंदर, वोटिंग होगी, चूज़ कर लिया तो ठीक है। अभी अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई डाउट है बता सकते हो उस बाकी अपन आगे देखते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? मान लो रिलायंस कंपनी ने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से 14,000 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक को लग रहा है यार रिलायंस कंपनी कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर लेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बोला कि नहीं, हम तो एक नॉमिनी डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर अपॉइंट करेंगे, वो ज़्यादा रहेगा हमको कि हमारे पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा, तो इसी को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। या शेयर होल्डर्स लोग कहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंक की और कंपनी के बीच की बात है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ इसको अपॉइंट तो रिलायंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, ठीक है। अपने एग्जांपल में देखा है, ऐसा नहीं बैंक ज़बरदस्ती अपॉइंट कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट से पैसा लिया तो गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है, यानी कि सुझाव दे सकती है। अप्रूव किसको करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर किसी को डायरेक्टर बनना है कंपनी के अंदर तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन पहले तो देना ही पड़ेगा जिस दिन जनरल मीटिंग है। उसके बाद अपन ने देखा था डिपॉजिट चाहिए, डिपॉजिट का अमाउंट कितना सबमिट करना पड़ेगा? कम से कम 1 लाख तो है, मतलब इसका फिक्स अमाउंट है 1 लाख का। अगर वो जना जेन्युइन निकला, ठीक है, वो जीत गया, तो उसका डिपॉजिट अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर उसको 25% से ज़्यादा वोट्स मिल गए रिसोल्यूशन में, ठीक है। 10,000 लिमिट थी निधि कंपनी के अंदर, सेक्शन 8 कंपनी में थोड़ी डील दे रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये डिपॉजिट 1 लाख का अमाउंट 3 केसेस में अप्लाई नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एनआरसी कमेटी क्या करती है? कमेटी सजेस्ट करती है कि इस पर्सन को आप डायरेक्टर बना सकते हो, ये डायरेक्टर बेस्ट है मार्केट के अंदर, ठीक है। इनका यही काम होता है, ठीक है। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिकमेंड करेंगे ऐसे लोगों को जहाँ एनआरसी कमेटी होती नहीं है, यानी कि एनआरसी कमेटी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? एट एजीएम के अंदर वोटिंग होगी, ठीक है। अगर किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए डायरेक्टर बन जाएगा, उसका डिपॉजिट अमाउंट भी मिल जाएगा। पर अगर किसी को पर्सन को 25% से ज़्यादा वोट मिल गए तो वो डायरेक्टर तो नहीं बन पाएगा, वो इसका 1 लाख अमाउंट का रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आधा केस हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन ने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। हर एक जने, यानी कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, यानी कि चेयरपर्सन की ये जिम्मेदारी है कि जो भी पर्सन डायरेक्टर के लिए खड़े हुए हैं उनके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन रखा जाए। और पर अगर मीटिंग के अंदर सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं एक एग्रीमेंट से चला लो, मतलब एक साथ ही सबकी वोटिंग करा लो, और अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन नहीं बोलता तो ही वो वैलिड माना जाएगा सिंगल रिसोल्यूशन। अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो वाइड माना जाएगा, ठीक है। मान लो किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप तो अलग अलग तरीके से सेपरेट रिसोल्यूशन करो हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो फिर चेयरपर्सन की ये जिम्मेदारी कि वह सबके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन पास करे डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तब फिर जाके अलग से सबकी अलग अलग वोटिंग होगी, ठीक है। एक डाउट आता है, अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी है तो उसको यहाँ डीम्ड एज पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक जना कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम है 20, आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है, ठीक है। और गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है क्या डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है? अगर बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं करा तो भी कर सकता है। रीज़न देने की ज़रूरत है? नहीं देने की ज़रूरत है, पर आरओसी को बता देना 30 डेज़ के अंदर। व्हाट आफ्टर रेजिग्नेशन कंपनी विल गो इन लॉसेस, तो भी डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। हाँ, अगर डायरेक्टर फ्रॉड करके रेजिग्नेशन दे रहा है तो लायबल रहेगा पनिशमेंट के लिए। अगर सारे डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकते हैं सेम टाइम पर तो जो कंपनी का प्रोमोटर होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी टिल नेक्स्ट एजीएम। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव डेट कब मानी जाएगी? डेट ऑन विच नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी, ठीक है। मान लो कंपनी को नोटिस ही 10 दिन बाद मिला और या फिर डायरेक्टर ने डेट स्पेसिफाई कर रखी कि वो इस दिन से रिज़ाइन दे रहा है, तो दोनों में से जो लेटर होगा
वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। अब यहाँ दे रखा है डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर इन कैटेगरी में आता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। पहला अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट हो गया वो, या फिर उसने ऐसा कोई क्राइम करा है जिससे उसको जेल हुई थी कम से कम 6 महीने के लिए। तो फिर क्या होगा, जिस दिन उसके 6 महीने जेल के ख़त्म होंगे, या फिर 10 मान लो 2 साल की जेल हुई, तो 2 साल जिस दिन ख़त्म होंगे उससे 5 साल तक वो डायरेक्टर के लिए खड़ा नहीं हो सकता, 5 साल बाद बनेगा डायरेक्टर। और अगर किसी ने बड़ा ही क्राइम करा, 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो गई, तो वो फिर कभी नहीं बन सकता डायरेक्टर। कोर्ट ने मना कर दिया कि ये जनरल डायरेक्टर नहीं बन सकता, फिर ये नहीं बन सकता, ठीक है। या फिर किसी पर्सन ने कॉल, जब कंपनी ने उसके पास शेयर्स थे और कंपनी ने कॉल्स का पैसा मांगा था, उसने चुकाया नहीं, तो भी नहीं बन सकता। जिसके पास जिन नहीं है, देने का आधार नंबर जैसा होता है उसके पास वो नहीं है, तो भी वो नहीं बन सकता, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए उसको सज़ा मिली हुई है ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, तो भी नहीं बन सकता। या फिर उसने मैक्सिमम 20 की लिमिट क्रॉस कर दी, नहीं बन सकता। अदर डिसक्वालिफिकेशंस भी दे रखी है। ये डिसक्वालिफिकेशंस का मतलब है, अदर डिसक्वालिफिकेशंस का मतलब है ये सब पर एप्लीकेबल होगी, यानी कि सारे डायरेक्टर पर सेम टाइम पर एप्लीकेबल होगी। और अगर इसमें कोई डिसक्वालीफाई होता है तो 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। कब डिसक्वालीफाई होगा, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिटर्न 3 साल तक नहीं भरे, कंटिन्यूस पीरियड 3 साल तक नहीं भरे, तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। या फिर कंपनी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे थे, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, या फिर उनका रीपेमेंट नहीं करा, डिविडेंड का रीपेमेंट नहीं करा, डिबेंचर्स का रीपेमेंट नहीं करा, और ये 1 साल तक कंटिन्यूस 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए फेल हो गए, तो वो फिर वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते डायरेक्टर सेम कंपनी के अंदर, और वह दूसरी कंपनी के अंदर भी वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर, ठीक है। 5 साल तक नहीं हो सकता जिस दिन कंपनी ने ये काम करा, यानी कि रीअपॉइंट तो बाद में होगा, ठीक है। सेम कंपनी से तो उसको तो डील दे रखी कि वो वापस रीअपॉइंट नहीं होगा, पर अगर वो सेम टाइम पर अगर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर था तो वो इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, 5 साल तक। प्रोवाइडेड वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विच इज़ इन डिफॉल्ट, ही शैल नॉट इनकर डिसक्वालिफिकेशन फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नया आया था कंपनी में, उसको ज़्यादा पता ही नहीं था, उसको 6 महीने भी नहीं हुए, तो उसको 6 महीने तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा ताकि वो समझ ले, ठीक है, वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कब अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, पहला या तो वह अभी जो अपन ने प्रोविज़न देखे थे उसमें आ रहा है, या फिर वो कोई भी बोर्ड मीटिंग में अटेंड ही नहीं करता लगातार 12 महीने तक, तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर सेक्शन 184 का वायलेशन करता है, यानी कि उसके पास कोई डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, या फिर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट था, ठीक है। मान लो उस जो भी देखो, मान लो रिलायंस का कोई डायरेक्टर, उसके पास कंपनी के 40% शेयर होल्डिंग है, तो उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो वो लायबल तो रह गई। या फिर कोर्ट ने उसको कन्विक्टेड, यानी कि वो गिल्टी प्रूव हो गया किसी ऑफेंस में, 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए उसकी जेल भी हो गई है। पर 3 एक्सेप्शन थे, जिस दिन उस पर वो कन्विक्शन लगा या फिर ऑर्डर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन हुआ, वो 30 दिन तक तो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि वह अगले दिन ही ऑफिस खाली करेगा। और अगर उसने अपील फाइल कर दी विदिन 30 डेज और आउटकम पेंडिंग है 7 दिन या उससे ज़्यादा, तो भी वो कंपनी में काम कर सकता है जब तक आउटकम नहीं आ जाता। अपील उसने 7 दिन के अंदर ही फाइल कर दी और आउटकम आया ही नहीं, पेंडिंग है, तो भी वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। इसका मैं आपको बता दूं, एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर एसआर के शाहरुख खान डायरेक्टर था एक्स का होल्डिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, और होल्डिंग की सब्सिडरी है वाई, ठीक है, एसआर के दोनों में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, पर मान लो होल्डिंग कंपनी ने एसआर की को हटा दिया, तो ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि वो सब्सिडरी से भी हट गया और वो रिमूव्ड इन प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर नॉमिनी डायरेक्टर देखा था, अगर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हुआ था, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो हट जाएगा। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। अगर शेयर होल्डर्स या कोर्ट चाहे तो वो दोनों हटा सकते हैं, दोनों के पास राइट है, ठीक है। शेयर होल्डर्स का पहले पढ़ लेते हैं। उनको OR पास करना पड़ेगा
अगर वो किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, ठीक है। पर 2 केस में ये OR वैलिड नहीं रहेगा अगर कोर्ट ने डायरेक्टर अपॉइंट किया था या फिर 2/3 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो OR से नहीं हट सकते, ठीक है। SR पास करना पड़ेगा अगर आपको रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाना है, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी कितने टाइम पीरियड में फुलफिल होगी, या तो वैकेंसी जिस दिन ये वैकेंसी हुई अब वो डायरेक्टर तो हट गया, या तो आप अपॉइंट कर लो अनदर डायरेक्टर, और अगर उस सेम मीटिंग में फाइल नहीं कर रहे हो फिर उसको कैजुअल वैकेंसी की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए, मान लो उसी दिन कोई नया डायरेक्टर भी अपॉइंट हो गया तो वो जब तक काम करेगा जब तक पुराना डायरेक्टर काम करता है, ठीक है। कंपनसेशन दिया जाएगा, और अगर कोर्ट हटा रहा है तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा उसको। कोर्ट कब हटाएगा, जब उसने प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट किया होगा, यानी कि उसने किसी पर्टिकुलर लोगों पर कोई अत्याचार किया होगा। जैसे इंडिया में होता है ना, माइनॉरिटी कास्ट वगैरह होते हैं, उन पर अगर कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। वो 5 साल के लिए इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कोर्ट हटाता है तो। वो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक वो ट्रिब्यूनल का परमिशन नहीं ले ले। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एवरी लिस्टेड कंपनी में होने चाहिए। कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज में होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स मोर देन 50 करोड़ है। ये कोई कंपनी, ऐसी कोई पब्लिक कंपनी इस लिमिट के अंदर आ रही है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम 2 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर कहीं ऑडिट कमेटी है तो वहाँ कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और वो मेजॉरिटी को क्रिएट करने चाहिए ऑडिट कमेटी के केस में, ठीक है। और ये मान लो किसी कंपनी ने 1 साल ये टर्नओवर क्रॉस करा था और अगले साल क्रॉस नहीं करा, तो क्या वो अगले साल हट जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं, वो 3 साल तक काम करेगा। वैकेंसी अब मान लो बीच में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के भाग गया तो कब तक काम करेगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुई विच एवर इस लेटर, तब तक नया डायरेक्टर, न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अब आता है हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ईमानदार है, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपनी का प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इसका रिलेटेड पर्सन प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, उसका कंपनी के साथ कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेमुनरेशन। हाँ, उसकी सैलरी तो आएगी। उसको ट्रांजैक्शन भी नहीं करने जो 10% ऑफ इस टोटल इनकम को क्रॉस कर दे, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, पिछले 2 साल में भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो करंट ईयर में अपॉइंट हो रहा है तो पिछले 2 साल भी देखेंगे और करंट ईयर भी देखेंगे। उसके रिलेटिव्स के बाद सिक्योरिटी फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। उससे ज़्यादा उसका रिलेटिव्स भी होल्ड नहीं कर सकता, और रिलेटिव्स ना तो इंडेप्ट हो सकते, या फिर लोन दे भी नहीं सकता, या फिर ले भी नहीं सकता 50 लाख से ज़्यादा का। अगर उसने लिया लास्ट 2 साल के अंदर या करंट ईयर के अंदर तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर बनने से। उसके बाद आता है गारंटी भी नहीं दे सकता, वही 50 लाख सेम लिमिट है। कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता, उसका रिलेटिव भी नहीं कर सकता। 2% ऑफ ग्रॉस, 2% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकता उसका, या तो वो या फिर उसका रिलेटिव। KMP या फिर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी भी नहीं बन सकता ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल मैंने दिए थे, वो उसका कहीं रिलेटिव जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहा है उसकी मान लो कोई कंपनी ऑडिट कर दिए तो उसका रिलेटिव उस ऑडिट कंपनी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो CS इन प्रैक्टिस भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। लीगल कंसल्टिंग फर्म में भी नहीं होना चाहिए। 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर है तो, ठीक है। और अगर वो होल्ड करता है 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर तो भी वो नहीं बन सकता, ठीक है। और या फिर ऐसी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 25% और उससे ज़्यादा रिसिप्ट
कंपनी से मिलती है, ठीक है। मान लो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभिषेक बच्चन ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ के वो डायरेक्टर है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन की 25% इनकम केबीसी से आती है। तो अमिताभ बच्चन केबीसी के भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। डिक्लेरेशन देना है, रेम्यूनरेशन अपन ने देखा था, टेन्योर कब तक वो अपॉइंट होगा, 5 साल तक वो अपॉइंट हो सकता है, एक बार में वापिस से वो अपॉइंट हो सकता है बाय पासिंग ऐसा, ठीक है। कम से कम मतलब वो मैक्सिमम 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स, 5 साल के 2 टर्म्स तक अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड यानी कि 3 साल का आराम दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो वो 1 साल करके छोड़ देता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी उसका 1 टर्म काउंट होगा, ठीक है। भले ही उसने अगले 4 साल नहीं करा हो तो भी उसका 1 टर्म काउंट हो जाएगा, अगर उसने सिर्फ 1 साल करा हो तो। उसके बाद आता है अपने पास, उसके बाद अपन ने देखा था हर एक डायरेक्टर के पास दिन होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये अपने ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। उसके बाद अपन ने देखा था ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि मान लो एक ही पर्सन के पास 51% है शेयर होल्डिंग कंपनी की, तो वो खुद ही डिसीजन लेगा कौन डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। तो 49% लोग जिनके पास शेयर होल्डिंग है वो लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए दे रखा है कि आर्टिकल, तो कंपनी के आर्टिकल में ये होना चाहिए कि मिनिमम 2/3 और मोर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह अपॉइंट करेंगे। मान लो किसी कंपनी में डायरेक्टर्स है टोटल 15, तो मिनिमम 2/3 यानी कि कम से कम 10 लोग तो एज पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत अपॉइंट होंगे। और ये अपॉइंटमेंट कैसा होगा, 3 साल में एक बार होगा, ठीक है। तो ये अपना रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन MCQ सॉल्व करेंगे ICI मॉड्यूल के। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।